हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 वृष्टि वृष्टि अर्थात वर्षा उसको कंटिन्यूटी में देखेंगे। इसके पहले आप अध्ययन कर चुके हो कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लगभग 70.8% भाग हमारा जलयुक्त है और इसके अलावा हमने देखा कि वायुमंडल में जो स्थित वाष्प है उसके कारण ही जल रूपों का निर्माण होता है और वह विविध रूपों में पृथ्वी पर गिरते हैं, जैसे कि हिम के स्वरूप, ओले में, बारिश स्वरूप। इस तरह से वृष्टि जो है प्रमुख स्वरूपों में पृथ्वी पर गिरती है। और आज हम देखेंगे कि वृष्टि के कितने प्रकार हैं और वह कौन कौन से हैं और किस तरह की वृष्टि होती है। इसके पहले आपने वृष्टि चक्र, वर्षा चक्र के बारे में हमने डिटेल में इसके पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि वृष्टि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वृष्टि के प्रकार जो हैं, प्रमुखतः वृष्टि के 3 प्रकार हैं। प्रमुखतः वृष्टि के 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है आरोही अथवा अभिसरण वर्षा, दूसरा प्रतिरोधी वर्षा और तीसरा वृष्टि का प्रकार है चक्रवाती वर्षा। तो आज हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि यह वृष्टि किस तरह के क्षेत्रों में पड़ती है, कहाँ पर आरोही वर्षा होती है, किन क्षेत्रों में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है अथवा कहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है। अब हम देखेंगे आरोही वर्षा कि आरोही वर्षा किस प्रकार की होती है। विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य के ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता रहता है। जो विषुवतीय रेखा है उसके डियर स्टूडेंट्स, अब वर्षा के प्रकार को समझने से पहले हम अपने गोलार्ध को देखेंगे कि हमारा पृथ्वी जो है वह किस तरह से है और किस गोलार्ध में स्थित है और किस गोलार्ध में किस तरह की वर्षा होती है। अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखते हो तो ये हमारा पृथ्वी है, राइट, और यह गोलार्ध, इसे कहा जाता है गोलार्ध, जो आप लोग ग्लोब देखते हो, तो यह ग्लोब है। अब यहाँ पे 0 डिग्री, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस पे बीच में से जो रेखा गुजरती है उसे विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। ध्यान में रखना, 0 डिग्री सेल्सियस से बीच से जो ये आड़ी रेखा जा रही है या इसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जो आड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं यह अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो ये जो अक्षांशीय रेखा जा रही है उसे कहा जाता है विषुवत वृत्त। तो बार बार आपको बोला जाता है विषुवतीय रेखा। तो विषुवत रेखा इट मीन्स जो देश इसके अंतर्गत आते हैं, इस रेखा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यह जो है ग्लोब को, हमारे गोलार्ध को 2 भागों में विभाजित करता है। अगर ये ऊपर का भाग देखोगे तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे का भाग जो आप देख रहे हो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से विषुवत वृत्त जो है, विषुवत रेखा जो है, यह 2 भागों में गोलार्ध को विभाजित कर रही है। पहला है उत्तरी गोलार्ध ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर, राइट, क्योंकि ये उत्तर है इसलिए यहाँ पे लिखा है 23.5 डिग्री उत्तर पे कर्क रेखा स्थित है, जो कि भारत में आप देखते हो कि भारत से कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यह कर्क रेखा के अंतर्गत आता है। अब इसके ऊपरी भाग जो ये ध्रुव का भाग दिख रहा है, ये जो है ध्रुवी भाग है, इसे कहा जाता है ध्रुव। अब ये जो है उत्तरी शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, अर्थात ठंडा प्रदेश, समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो दक्षिणी भाग में मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण से मकर रेखा होकर गुजरती है। इसके
ये जो है ये दक्षिणी ध्रुव है और इस तरह से यहाँ पर ध्रुव मतलब किनारा एक, तो यहाँ पे जो है अक्षबिंदु, तो ये जो है अक्षबिंदु है, यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध है और इसलिए यहाँ पे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर में है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध अर्थात ठंडा क्षेत्र, और जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और यह जो है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा विषुवत रेखा के बीच का जो भाग है वह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, अर्थात वहाँ पे जलवायु जो होती है थोड़ी सी गर्म होती है। उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब गर्म होती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आरोही वर्षा या जिसे अभिसरण वर्षा कहते हैं उसके बारे में देखेंगे कि आरोही वर्षा या अभिसरण वर्षा किसे कहते हैं। तो विषुवत-वृत्तीय प्रदेश, अब विषुवत-वृत्तीय जो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारे गोलार्ध को, हमारे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो वह रेखा जो है वो विषुवत-वृत्तीय रेखा है। तो जो भी देश विषुवत-वृत्तीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है। अब जैसे कि मैंने बताया विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के अंतर्गत वहाँ से जो भी देश प्रदेश क्षेत्र आता है वह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है भूपटल का तापमान बढ़ता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वह सीधी पड़ती हैं। समीप वाली हवा गर्म होती है, उसके जो आसपास के क्षेत्र की हवा होती है वह गर्म होती है और हवा गर्म होने से प्रसरण होकर ऊंचाई पर जाने लगती है। प्रसरण मतलब होता है फैलकर, फैलाव। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा प्रसरण और संकुचन। तो प्रसरण मतलब होता है फैलकर। तो यह जो है हवा जो है वह गर्म होकर फैलकर ऊंचाई पर जाने लगती है और ऊंचाई पर जाने के बाद यह हवा ठंडी हो जाती है। और ठंडी हवा जैसे कि आप जानते हो कि इसमें वाष्प धारण क्षमता कम होती है। गर्म हवा में वाष्प धारण क्षमता अधिक होती है किंतु ठंडी हवा की धारण क्षमता जो होती है वह कम होती है। इसलिए हवा में स्थित वाष्प का सघनी भवन होकर जलकण तैयार होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो भी वाष्प वहाँ पर, क्योंकि ठंडा तापमान है, हवा ठंडी है, तो यहाँ पर ऊंचाई पर जाकर जब हवा ठंडी हो गई तो वहाँ पे उसका सघनी भवन हो गया, अर्थात एक जगह पर कई सारे बादल बन गए और उनसे जलकण तैयार हुआ और उसी से वर्षा होती है। विषुवत-वृत्तीय प्रदेशों में ऐसी वर्षा सामान्यतः, ध्यान में रखना, प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है क्योंकि दोपहर तक जो तापमान होता है वह गर्म होता है, किंतु दोपहर के बाद जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ पे ठंडा मौसम होता है। इस प्रकार की वर्षा के समय अब जो आरोही प्रकार की जो वर्षा होती है, यह जब वर्षा होती है तो इसमें बिजलियों की कड़कड़ाहट हमें ज़्यादा सुनाई देती है, अर्थात बिजली जो है वो कड़कड़ाते हैं जब अभिसरण या आरोही प्रकार की वर्षा होती है और बादल की गड़गड़ाहट होती है, बादल जो है वो गड़गड़ाते हैं। अफ्रीका के कांगो नदी का कछार, अब यहाँ पे नदी का नाम है अफ्रीका में जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका के कांगो नदी का कछार और दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी के कछार में विषुवत वृत्त भागों में आरोही प्रकार की वर्षा पाई जाती है। ध्यान में रखना, हमारा भारत देश जो है वह कर्क रेखा के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारे भारत में ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि वहाँ पे पहले ही आपको बताया गया कि जो विषुवत वृत्त, जैसे ब्राज़ील हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो दक्षिणी अमेरिका में ही ब्राज़ील है, अफ्रीका हो गया, राइट, अमेरिका के भाग हो गए, तो इन सब जगहों पर जो है यह विषुवत-वृत्तीय रेखा के अंतर्गत आते हैं और इसलिए यहाँ पर सामान्यतः इस प्रकार की
आरोही या अभिसरण वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार की वर्षा का प्रदेश पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। अब बहुत सीमित इसलिए है क्योंकि जो विषुवत रेखा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहीं पर है, वहीं पर इस प्रकार की वर्षा प्रमुखता होती है। अब हम देखेंगे कि अभिसरण वर्षा या आरोही प्रकार की वर्षा किस तरह से होती है। तो ये जो है आपका अभिसरण वर्षा या आरोही वर्षा का चित्र है। जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी के सतह के पास जो भी पानी है वो वाष्पीभवन होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे वह ऊपर जब पहुँचता है तो यह जो है बादल बन रहा है, उसका सघनीभवन की प्रक्रिया हो रही है। और यहाँ पे जो वाष्प होता है, जो पानी होता है, वह ठंडा हो जाता है और यहाँ पे सघनीभवन की प्रक्रिया करता है और उसके बाद यहाँ पर तीव्र वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आरोही प्रकार की वर्षा हम देख सकते हैं या हमें देखने के लिए मिलती है। प्रतिरोधी वर्षा कि प्रतिरोधी वर्षा किस प्रकार की होती है। यह वर्षा का वृष्टि का दूसरा स्वरूप है। तो समुद्र से अथवा विशाल महासागर से आने वाले पवन वाष्पयुक्त होते हैं। ये मुख्यतः हम सभी जानते हैं कि उसमें वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जो समुद्र से अथवा विशाल महासागर से जो भी हवाएं आती हैं तो उनके मार्ग में आने वाली ऊंचाई अथवा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से वह रुक जाते हैं। कभी कभी उनके मार्ग में जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाएं आ जाती हैं, श्रृंखलाएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से वह अवरोध उत्पन्न करती हैं। पर्वत के अनुसार पवन ऊर्ध्व दिशा में जाने लगती है, अर्थात वह तिरछी, जब रुकावट आती है तो क्या करती है, हवाएं तिरछी दिशा में चलने लगती हैं और तिरछी दिशा में चलने के कारण परिणामतः इन पवनों का तापमान जो है वह कम हो जाता है और उनमें स्थित वस्तु की घनीभवन होकर वर्षा हो जाती है। अर्थात वो बादल बनकर एक जगह इकट्ठे होकर बादल बनाकर वह वहीं पर वर्षा कर देते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावटों के कारण प्रतिरोध प्रकार की वर्षा होती है। वह क्या कर रहे हैं, मार्ग रोकने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस वर्षा को नाम दिया गया है प्रतिरोधी वर्षा, क्योंकि यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अवरोध, हवा के पवन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। पर्वत के पवन के भाग और अधिक प्रमाण में वर्षा होती है। जहाँ पर पवन है, जहाँ से वह ऊर्ध्व दिशा में गमन करता है पवन, तो वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। किंतु पर्वत के पीछे का भाग, जहाँ पर हवा पवन नहीं पहुँच पाया है, तो पर्वत लागने पर पर्वत में स्थित वाष्प की मात्रा कम होती है और उसी प्रकार हवा की वाष्प धारण क्षमता बढ़ती है। पवन के विपरीत दिशा में के बाजू में वर्षा का प्रमाण कम होता जाता है, अर्थात पर्वत के पीछे का जो भाग है वहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम होती है या तो होती ही नहीं है। तो उसके कारण यह प्रदेश जो है वृष्टि छाया का प्रदेश के नाम से जाना जाता है या अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा या तो बिल्कुल कम होती है और या तो होती ही नहीं है। तब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से प्रतिरोधी वर्षा होती है और किस तरह से वह जो है अवरोध उत्पन्न करता है। अब यह है प्रतिरोधी वर्षा। प्रतिरोधी वर्षा, अब ये आप देख रहे हो कि ये समुद्र या महासागरों से पानी जो है वह वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है और इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाष्पीभवन की प्रक्रिया हो रही है और यह जो पर्वत है, ये पर्वत यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करता है और ये अवरोध के कारण अब ये हवाएं यहाँ से ऊर्ध्वगामी दिशा में गमन कर रही हैं। अब ये हवाएं यहाँ पे पर्वतमाला के कारण ये आगे नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण ये क्या करती हैं कि यहीं पर इस भाग में अधिक वर्षा कर देती हैं और इसके कारण क्या होता है कि ये जो भाग है, ये भाग
यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, किंतु ये पर्वत के पीछे का जो भाग है, इसे यहाँ पर स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पे या तो कम वर्षा होती है या तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पे अनावृष्टि चतुर्भुज या वृष्टि छाया वाला प्रदेश निर्माण होता है। तो ध्यान में रखिए, ये भाग जो है वृष्टि छाया का प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर पवन जो है वह अवरोध, ये पर्वत जो है अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पवन गमन नहीं कर पा रहा है।